प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार मध्य प्रदेश का दौरा किया। इस बार बालाघाट में उन्होंने बड़ी चुनावी सभा को संबोधित किया। इस सभा से बालाघाट और मंडला लोकसभा सीट पर उन्होंने फोकस किया, लेकिन संदेश पूरे मध्य प्रदेश को दिया। मोदी ने अपनी सरकार के काम गिनाए, अपना विजन बताया तो कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन को निशाने पर लिया। कांग्रेस ने अब आजकल एक इंडी अलायंस बनाकर देश के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। ये लोग आपस में एक दूसरे से झगड़ते हैं, लेकिन कहते हैं कि मोदी को रोकने के लिए साथ आए हैं, लेकिन असल में उन्हें मोदी को नहीं रखना है। इंडी गठबंधन वालों को मोदी को रोकना नहीं है, देश के विकास को रोकना है। 2024 का लोकसभा चुनाव 21वीं सदी के भारत का बहुत अहम चुनाव है। ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये चुनाव नए भारत के निर्माण का मिशन है। हमारी सरकार देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। आधुनिक सुविधाओं पर इतना पैसा देश की किसी सरकार ने आज तक खर्च नहीं किया है। आज चाहे यहां सिवनी नागपुर के बीच 4 लेन हाईवे हो, गोंदिया बालाघाट सिवनी हाईवे हो, नर्मदा प्रगति पथ, बीजेपी सरकार एमपी का कायाकल्प कर रही है। भाजपा जब देश में पहली महिला आदिवासी महिला राष्ट्रपति के लिए आगे बढ़ी, तब कांग्रेस ने उन्हें हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी। कांग्रेस ने कभी आदिवासी विरासत का सम्मान भी नहीं किया। कांग्रेस ने तो गोविंद गुरु जैसे क्रांतिकारियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा तक नहीं दिया था। पीएम मोदी का भाषण अपनी सरकार के विजन पर फोकस रहा। उन्होंने कहा कि वो देश को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष विकास बाधक बना है। इंडी गठबंधन के सनातन विरोध को भी उन्होंने भुनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये चुनाव नहीं, नए भारत के निर्माण का मिशन है। कांग्रेस और उसके हाथ में सत्ता मतलब देश को गलत हाथों में सौंपना है। मोदी के इस बयान पर कांग्रेस पलटवार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी 10 साल में कुछ नहीं कर पाए, अब दिन में सपने दिखा रहे हैं, लेकिन देश की जनता इस पर विश्वास नहीं करने वाली। ताज्जुब है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने गंभीर व्यक्ति हैं, एक महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति इस तरह की बात करते हैं कि देश बर्बाद हो जाएगा। तो इस देश की आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस की भूमिका रही, और देश की लड़ाई के बाद देश की बागडोर संभालने में जो कांग्रेस पार्टी ने देश का विकास किया, जहां लोकतंत्र को मजबूत किया, और पूरे देश क्या पूरे दुनिया के अंदर लोग मानते थे कि भारत का लोकतंत्र सबसे मजबूत है, वो कैसे कांग्रेस के हाथों में बर्बाद हो सकता है, ये तो सोचने वाली बात है। बात दूसरी है कि प्रधानमंत्री जी कभी कभी चुनाव के लालच में पद की मर्यादा को भूल कर इस तरह की बात करते हैं। कभी बर्बाद नहीं होता कोई भी। कांग्रेस पार्टी ने आखिर देश को बनाया है, चलाया है, और आज यहाँ तक पहुंची स्थिति है। ये तो 10 साल पहले ही आए मोदी जी, देश तो 1947 से आज तक चल ही रहा है। मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। मध्य प्रदेश में मोदी मैजिक पर भाजपा चुनाव लड़ रही है। विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के पीछे सबसे बड़ा योगदान मोदी मैजिक का ही माना गया है। अब एक बार फिर भाजपा ने इसी पर फोकस बढ़ा दिया है। देखना यह है कि मोदी मैजिक इस चुनाव में कितना असर करता है और कांग्रेस इससे कैसे मुकाबला कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार। IND एजेंडा, मोदी की हुंकार, इंडी पर प्रहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। बालाघाट से मध्य प्रदेश का चुनावी एजेंडा सेट कर गए प्रधानमंत्री मोदी। विकास बनाम विनाश के नारे से भारतीय जनता पार्टी को कितना चुनावी फायदा।
क्या कांग्रेस के गले की फांस बनेगा इंडी अलायंस का सनातन विरोध? मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटों को साधने किसका सफल होगा दांव? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। आज चैत्र नवरात्र है, भारतीय नववर्ष संवत्सर 2081, गुड़ी पड़वा, तमाम नामों से जाने जाने वाला ये त्यौहार, बैसाखी, उगादी, भारतीय संस्कृति की विभिन्नता को प्रदर्शित करता है। और आज के इस दिन प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश आए, जिसको मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले कि यह सौभाग्य है मध्य प्रदेश का कि ऐसे पवित्र दिन प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ। हालांकि रैली चुनावी थी, जमकर निशाना साधा, इंडी गठबंधन पर तमाम प्रहार किए, सनातन विरोधी बताया कांग्रेस को और कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई एजेंडा नहीं है, वो सिर्फ अब विरोध की राजनीति कर रही है। और विकास जो हुआ है उसको सिर्फ फुलझड़ी बताया है। रॉकेट की गति से विकास करना है, मतलब विकास के बहुत आयाम स्थापित करने हैं। इंडी गठबंधन को विकास विरोधी भी करार दिया और पुरानी मानसिकता में झगड़ा बताया। यह भी बताया कि आदिवासी वर्ग का विरोध किया कांग्रेस ने। कुल मिलाकर कांग्रेस पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और पिछले चुनावों से एक नया परिदृश्य देश की राजनीति में उभरा है कि केंद्रीय नेतृत्व चाहे उसको हस्तक्षेप कर लें, कह लें या कदम ताल, प्रदेश की सरकारों के साथ जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, प्रधानमंत्री जी मोदी कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और तमाम माध्यमों से कई कार्यक्रमों में जुड़े हैं। पहले ऐसा अक्सर नहीं देखने को मिलता था। तो मध्य प्रदेश को बताया कि मध्य प्रदेश की सरकार बिल्कुल कायाकल्प करने वाली है मध्य प्रदेश का और बहुत बेहतर काम कर रही है। कांग्रेस पलटवार करते हुए बोली कि बहुत इस देश में 2014 के पहले भी हुआ है, मोदी जी 10 साल पहले आए हैं, तो ये उनका अहंकार है, बड़बोलापन है, इस प्रकार के आरोप लगाए। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं रोशनी यादव जी, मुख्य प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की। अजय धबले जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ हैं। आदरणीय रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। रोशनी जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस जो है वो अंधकार में है, उसको कोई उम्मीद की किरण, उम्मीद की रोशनी, उम्मीद का सूरज उसके इर्द गिर्द नहीं है, क्या कहेंगे? फिलहाल तो आपके सामने एक प्रवक्ता ही रोशनी नाम से एक उम्मीद की किरण इस मध्य प्रदेश में उजियारा करने का काम करेगी। और जहां भारतीय जनता पार्टी, जिस प्रकार से आपने दिखाया मोदी जी के वक्तव्य में, तो जो सनातन का परचम लहराने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है आज नवरात्रि के प्रथम दिवस पर ही किस तरीके से वो विपक्ष और अमर्यादित भाषा का उपयोग करके जो है अपनी बातों को रखते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको सम्मान करना चाहिए। चूंकि अगर वो सनातन धर्म को प्राथमिकता देते हैं और सनातनी हैं, तो चूंकि हमारे संस्कारों में ये है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। तो अगर इन सबको प्राथमिकता देते हुए, तो मुझे लगता है पहले तो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा अपने अनुशासन पे भी काम करना चाहिए, अपनी वाणी पे भी काम करना चाहिए। और जहां वो कांग्रेस की रीति नीति की बात करते हैं, तो कांग्रेस वो पार्टी है जिनके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, जिन्होंने अपनी दादी को, जिन्होंने इस भारत मां की धरती को अपने खून से सींचा है, जिन्होंने अपने पिता के खून की कुर्बानी को इस भारत देश के लिए दिया है, ये वो कांग्रेस पार्टी है। और ये कांग्रेस पार्टी के कामों को गिनाते हैं तो आज 1947 मतलब आजादी के बाद से लगातार जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी रहे, तो इस देश के गरीब हालात को देखते हुए गरीब तबके की चिंता करते हुए मनरेगा स्कीम लाए थे। रोशनी जी, आजकल क्या है, लोग पूछो तो बुरा
सच पूछो तो बात बात में बुरा मानते हैं लोग, और हंसकर कुछ भी पूछने की आदत नहीं मेरी, एक बड़ा मशहूर सा शेर है किसी का। कांग्रेस के विषय में बड़ी गहराई से आपने बताया, लेकिन मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप खुद कांग्रेस में कब आई हैं? देखिए, मैंने भी भारतीय जनता पार्टी को लगभग 8 से 10 साल का 10 समय साल। दिया है, और कांग्रेस को? मैं कांग्रेस अभी मुझे 1 साल का समय होने वाला है। तो मैं ये कहूंगी कि जब मैं खुद उस दौर से गुजर के आई हूं जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी रीति नीति की बात करती है, कार्यकर्ताओं को तवज्जो देने की बात करती है। आज आप जमीन पर जाके देखें, कार्यकर्ताओं की ना तो कोई सुनवाई होती है। जो कार्यकर्ता अगर बीजेपी के खिलाफ अपनी आवाज को उठाता है तो उस पर मुकदमे दायर कर दिए जाते हैं, बेबुनियाद उनको धाराओं में लिप्त कर दिया जाता है। आज जो किसान पीड़ित है, जहां मोदी अपनी गारंटी देने की बात करते हैं, एमएसपी लागू करने की बात करते हैं, आज वही मध्य प्रदेश का किसान जिससे इन्होंने वादा किया कि 2700 रुपए मैं गेहूं का दाम दूंगा, 3100 रुपए मैं धान का दाम दूंगा, लेकिन आज ये पीछे हट रहे हैं। लाडली बहनाओं से इन्होंने वादा किया था कि भाई 1000 मैं की आया, बात आपको जीतने के एक बाद राउंड कर लेते हैं पूरा, मैं आया धारा प्रवाह। तो अजय धबले जी, रोशनी जी खुद 10 साल भारतीय जनता पार्टी में रहकर नाउम्मीदी के अंधेरों से घिरकर कांग्रेस में गई हैं। आप कहते हैं कि आपके यहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है, आप कहते हैं आपके यहाँ कार्यकर्ताओं की सुनवाई होती है, और 10 साल काम करने के बाद, हालांकि अब ऐसा कोई बहुत पैरामीटर नहीं है, मुझे तो अब ये लगता है कि चर्चाओं के पहले टॉस करना पड़ेगा कि भाई अभी आप प्रवक्ता किस पार्टी के हो, टॉस करने के बाद चर्चा करते करते कहीं परिवर्तन नहीं हो जाए। जिस प्रकार की भागम भाग मची है राजनीति में, मतलब धावक भी परेशान होते होंगे। इतनी जल्दी तो सर्वोत्कृष्ट धावक जो 100 मीटर की रेस मिली सेकेंड्स में पूरी नहीं करता, उतनी जल्दी कार्यकर्ता इस समय पाला बदल रहे हैं। तो धबले जी, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में लोग नहीं जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी छोड़कर। प्रधानमंत्री मोदी जी जो बातें कह रहे हैं उससे कांग्रेस इत्तेफाक रखती नहीं है। जी, तो नवीन जी, मुझे लगता है आज इसी बात हम से स्टार्ट करते हैं कि रोशनी जी ने जो बात कही वो भाजपा का ओपनिंग स्टेटमेंट होना था, लेकिन वो कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते उन्होंने अपना ओपनिंग स्टेटमेंट बनाया, क्योंकि वो 10 साल भारतीय जनता पार्टी में रही है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या व्यवहारिक मुद्दों पे बात करती है, देश आज किस ओर जा रहा है, विकास की क्या बात है, किसान के क्या मुद्दे, देश में रोजगारी की क्या मुद्दे, भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से एजेंडा पेश किया। मुझे लगता है रोशनी जी वही भाषण देने की आदत है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की वो भाषा बोल रही है। जो जिस प्रकार उन्हें आदरणीय राहुल गांधी जी को सम्मान देकर, निश्चित तौर पर उनके नेता सम्मान देना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है रोशनी जी जैसे पढ़े लिखे प्रवक्ताओं ने अपने नेतृत्व को यह प्रश्न पूछना चाहिए कि आज हमने 2 दिन पहले हमारा जो मैनिफेस्टो लाया, क्या वो मैनिफेस्टो व्यवहारिक है। वास्तविकता से नवीन जी, आज प्रधानमंत्री जी ने बालाघाट का भाषण तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे लेके ही नहीं गए, बालाघाट का भाषण तो यही के मुद्दों पर रखा। कांग्रेस का मैनिफेस्टो पे अगर मुझे लगता है कोई डिबेट हो जाए तो इस देश में कैसे कांग्रेस मुस्लिम लीग को फॉलो कर रही है, इस देश में वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की जो बात कांग्रेस कर रही है, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से प्रेरित कांग्रेस दिख रही है। आज प्रधानमंत्री जी ने बड़ी अच्छी तरीके से बताया कि इंडी गठबंधन इन्होंने बताया, उसका एक ही मुद्दा था। नवीन जी, कोई किसी गठबंधन का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, इनके इंडिया अलायंस का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में एक ही एजेंडा है, वो है मोदी जी को हटाओ। अब मोदी जी को हटाने के लिए किसी राज्य में ये तो साथ में लड़ रहे हैं, किसी में फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, और मुद्दा इनका पूरे चुनाव का सिर्फ एक ही है कि मोदी जी का इनके प्रकारेण विकास विरोध करना। विकास की राजनीति पे हम जब बात करते तो ये सनातन विरोध को लेकर आ जाते हैं। देखिए, इस देश ने 50 वर्षों से अधिक काल तक कांग्रेस का शासन झेला है, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि झेला है नवीन जी, क्योंकि आप लोग पॉलिटिकल एनालिस्ट है, पत्रकार के साथ साथ पॉलिटिक्स को भी बहुत अच्छे से एनालिस्ट करती है। कोई दल जिसने ऐसे अनेकानेक परियोजनाओं का शिलान्यास जिन परियोजनाओं का किया, उनका लोकार्पण भी करने का साहस और करने का अगर श्रेय किसी दल को मिला तो एक बात पूछ लूं, नवदुर्गा का दिन है, कभी कभी तो सच बोल लेना चाहिए, पूछ लो 9 बड़े काम बताइए आप पूरे प्रदेश के ऐसे जो जिससे आपको लगे कि प्रदेश में का कायाकल्प हो गया, जीवन बदल गया। जी, तो मध्य प्रदेश में नवीन जी आप देखेंगे विकास की बात अगर हम कहते हैं तो मध्य प्रदेश जीडीपी गिराने वाला टाइटल यार, ये जीडीपी, शेयर बाजार और सेंसेक्स और एनएसई और बीएसई और ये सब आता नहीं है। नवीन जी, कामों की बात अगर कर लेते हैं
तो आप एक्सप्रेसवे की बात कर ले, यमुना एक्सप्रेसवे जो ग्वालियर से जोड़ता है, जो दिल्ली को भारत मध्य प्रदेश के पास लेके आया, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट। दूसरे बात, आप वंदे भारत का नेटवर्क देख लीजिए, मध्य प्रदेश में कितना नेटवर्क है। कांग्रेस ने 10 सालों के शासन में यूपीए के जितना पूरे देश में नेटवर्क नहीं बना, उतना भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मोदी जी की सरकार ने वंदे भारत का नेटवर्क किया। बाकी ट्रेनों को तो आप छोड़ दीजिए, आप रेलवे स्टेशन में रानी दुर्गावती का, हमारा रानी कमलावती स्टेशन देख लीजिए, हमारा रानी दुर्गावती के लिए जो जनजातीय समुदाय के लिए योजना है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये मध्य प्रदेश के लिए बेहतरी की योजना है, जिससे मध्य प्रदेश का जनजातीय समुदाय के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। अब मध्य प्रदेश के इन पैरामीटर्स के हम अगर कांग्रेस के आपको भी उतना ही समय दे दिया, मैं तो क्या है ईमानदारी से वहां तक डिबेट ले आया जहां तक आपको मैं आया। अगले बार में नो क्या है, ऐसे टाइटल के साथ नो होते तो ज्यादा अच्छा रहता। फिर भी सर से पूछ लेता हूं, सर इसमें मोदी जी ने बोला है 5 करोड़ लोगों को, 5.5 करोड़ लोगों को मध्य प्रदेश में मुफ्त राशन सरकार दे रही है, 44 लाख परिवारों को पक्के मकान मिले हैं, 70 लाख घरों तक नल जल पहुंचा है, कुल मिलाकर देश की 70% आबादी को राशन पहुंचाया जा रहा है। सर मतलब अन्न की व्यवस्था की जा रही है, ये अच्छी बात है, सरकारों को ख्याल रखना चाहिए जनता का। लेकिन एक दूसरा दृष्टिकोण ये देखें कि 70% आबादी, उसमें कांग्रेस के 70 साल भी शामिल हैं इस दुर्गति के लिए, आज भी सरकारों पे 2 जून की रोटी के लिए निर्भर है। आत्मनिर्भरता में शताब्दियों ये देश सिरमौर रहा और विश्व गुरु और जो भी भारत को बनाना है, बिना आत्मनिर्भरता के, बिना कुटीर उद्योगों के, बिना गांव के सशक्तिकरण के ये संभव है ही नहीं। आप कितनी भी बातें कर, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसमें कोई शक नहीं कि जो असहाय लोग हैं, जो निसहाय लोग हैं, उनकी सहायता शासन को करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके साथ साथ ये कुछ ना कुछ योजनाएं ऐसी चलानी चाहिए कि व्यक्ति स्वयं आत्मनिर्भर हो। ये बात मैंने आपके चैनल पर भी इससे पहले भी कही है कि चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी प्राणी हैं वो सब अपना रोटी खुद जुगाड़ कर लेते हैं, जोड़ा स्वयं बना लेते हैं, संतान को उत्पन्न करके उनको खाने कमाने लायक बना देते हैं और रहने के लिए सुरक्षित घर ढूंढ लेते हैं। ये प्रत्येक प्राणी में नैसर्गिक क्षमता होती है। तो मैं समझता हूँ सहायता देना चाहिए, सहायता के मैं विरोध नहीं कर रहा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ योजनाएं ऐसी लागू करना चाहिए जो मोदी जी ने सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर ग्राम और क्लस्टर की योजना कही थी। मैं समझता हूँ वो क्लस्टर की योजना और आत्मनिर्भर ग्राम और आत्मनिर्भर भारत, उस योजना पर अपेक्षाकृत ज़्यादा जोर देना चाहिए। यही बात गांधी जी के ग्राम स्वराज में थी और यही बात दीनदयाल जी उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन था, उसमें भी यही बात है। तो मैं समझता हूँ इन बातों पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि देश को अगर आर्थिक व्यवस्था की दृष्टि से मजबूत बनना है तो परिवार मजबूत बनना होगा, और परिवार मजबूत तब बनना होगा जब व्यक्ति मजबूत होगा। और व्यक्ति को जो मजबूती होना चाहिए वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से और आर्थिक रूप से, निश्चित रूप से इस मामले में प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सरकार को इस तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जी, तो रोशनी जी, आरोप आपके ऊपर यही है कि कांग्रेस ने देश की आज़ादी के लिए बड़ा काम किया, लेकिन तब कोई राजनीतिक संगठन नहीं था, ये सामाजिक संगठन की तरह था। फिर हजारों लोगों ने देश में कुर्बानियां दी देश की आज़ादी के लिए और देश के विकास में भी, लेकिन पूरा सब कुछ इर्द गिर्द एक ही परिवार के इर्द गिर्द बुन दिया गया। और कई ऐसे लोग हैं जैसे कि फिरोज गांधी, उनका नाम ही नहीं लिया जाता, पीवी नरसिम्हा राव, उनसे आप लोग कहीं ना कहीं थोड़ी डिस्टेंस बना के रखते हो। मतलब जो गांधी परिवार का वफादार नहीं है वो, उससे कांग्रेस का सरोकार नहीं है। गांधी परिवार के इर्द गिर्द समट गई है कांग्रेस। देखिए, उस परिवार से वो राजनीति शुरू हुई है, और जब भी कोई आज दामन थामता है, आज बीजेपी भी मोदी के इर्द गिर्द ही है। हर चुनाव को मोदी एजेंडा बना करके मोदी के ऊपर ले जाते हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा का चुनाव आपको याद होगा कि जब इन्होंने एक लाडली बहना की योजना चलाई, और जो मध्य प्रदेश के मम्मा, हम जैसी भांजियों ने भी उनको मामा स्वीकारा और मामा का दर्जा दिया। आज वो पूरे मध्य प्रदेश में पग पग यात्रा करके लाडली बहना स्कीम लाए, और ये जीत का ताज उनके सर पे जाना चाहिए था। लेकिन फिर एक जो है उनको दरकिनार करके, और जब ये मध्य प्रदेश जीतता है
तो जो है मोदी को फ्रेम में ला दिया जाता है। और आज ये दुर्भाग्य का विषय है कि जिसने मध्य प्रदेश में इतना लंबा समय दिया हो, चाहे वो मेरे बुंदेलखंड की बड़ी बहन उमा भारती हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, आज वो पोस्टर में नहीं दिखते, लेकिन ये पोस्टर वार की राजनीति करना भी शुरू करते हैं। और मुझे लगता है कि इनको इस बात के करना चाहिए, अगर ये कांग्रेस के समय का कार्यकाल हमको गिनाते हैं तो हमने 70 साल या 50 साल जितने समय भी राजनीति की है, तो अगर जो है 70 रुपए, हमें कम से कम 70 साल लग गए पेट्रोल के दाम 70 रुपए लाने तक, और आज 10 सालों में इन्होंने 110 और 130 पे पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर के जाते हैं। दूध जो 30 रुपए में 35 रुपए में मिला करता था, आज महंगाई का दौर ये है कि वो 60 और 100 रुपए लीटर मिल रहा है। जहां इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्कूटी की बात कर लें 50, 55, 60 हजार रुपए में मिला करती थी, आज वो 90, 95 हजार और 1-1.5 लाख पे मोटरसाइकिल पहुंच गई है। तो ये महंगाई क्यों नहीं देखते कि जो गरीब व्यक्ति है, उस 80 करोड़ की लिस्ट इन्होंने बनाई है कि हम गरीब अन्नदाता को अनाज देते हैं, लेकिन अनाज देकर के आप इस देश की आर्थिक मद्दी, और आज जो आर्थिक मद्दी से हमारा पूरा भारत जूझ रहा है, उस बात से आप बाहर नहीं निकल सकते। और मैं इस बात के लिए धन्यवाद देती हूं कि आपको याद होगा कि जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने आर्थिक नीति, और नरसिम्हा राव जी की भी मैं तारीफ करूंगी कि आर्थिक नीति में उनका बहुत बड़ा सहयोग था। उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने भी आर्थिक नीति पे काम किया और देश विदेशों से जो है आयात निर्यात की नीति का शुभारंभ भी किया, जिससे हमारे देश को बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, लोगों को रोजगार मिला। रोशनी जी इधर आई हैं, आप इधर आई हैं कांग्रेस में, और इधर कांग्रेस की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ भगदड़ मची हुई है। करीब 2.5 लाख लोग, मतलब वैसे तो 4 लाख वो कह रहे हैं, लेकिन 4 लाख ओवरऑल कह रहे हैं। पॉलिटिकल के अलावा भी सामाजिक लोग, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और सरकारी कर्मचारी, धार्मिक संगठनों से जुड़े हुए लोग, करीब 4 लाख से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। उस दौर में जब मतलब धारा के विपरीत ही आपने निर्णय लिया। ये देखिए, मुझे ये लगता है कि अगर वाकई आपको जनता की सच्ची सेवा करनी है, जो कांग्रेस ने भी उस समय स्वतंत्रता के दौरान जब जो है लोग कुर्बानियां दे रहे थे, परिवार जिनकी कुर्बानियां दे रहे थे, तो आज विपक्ष में रह के आप जनता की आवाज को मजबूती से रख सकते हैं और उनके दर्द को आप भांप सकते हैं, उनके दर्द को आप समझ सकते हैं। तो हम कांग्रेस अपनी संघर्ष की लड़ाई में हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं शायद हम कमजोर हुए हों, लेकिन आज हम जनता की आवाज बनकर उनके साथ खड़े हैं। हम महंगाई पे बात कर रहे हैं, हम बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं। जहां मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी, अगर वो 10 साल से है इस समय जी। अजय जी, भारतीय जनता पार्टी में निश्चित रूप से बहुत लोग आ रहे हैं कांग्रेस से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जो लोग कांग्रेस में गए हैं वो चूंकि 8-8, 10-10 साल उन्होंने दिए हैं, वो भी प्रश्न उठा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है सवाल एक तरफा हो, सवाल आपके ऊपर भी है। महंगाई, बेरोजगारी, इन सब, गरीबी, इस पर भी सवाल है। अगर 80 करोड़ लोगों को हम राशन उपलब्ध करा रहे हैं तो ये राशन उपलब्ध कराना निश्चित रूप से अच्छा कार्य है, लेकिन एक दृष्टिकोण यह भी है कि 80 करोड़ लोग अपना खाने कमाने की स्थिति में नहीं है। मतलब एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो आश्रित है, निर्भर है। तो आत्मनिर्भरता का चूंकि नारा आपने दिया है, तो मुझे लगता है कि निकट भविष्य में इस पर भी भारतीय जनता पार्टी कुछ अच्छा करेगी। क्या कहेंगे? जी, तो नवीन जी, मैं दोनों प्रश्न के उत्तर देना चाहूंगा। पहला प्रश्न जो रोशनी जी मुझे लगता है पढ़ी लिखी प्रवक्ता है और कांग्रेस को अभी 1 साल लगभग इनको हो गया। आपको लगता है इन्फ्लेशन रेट का एनालिसिस यूपीए के 10 वर्षों का, भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्षों का अगर कर लेगी तो यूपीए के 10 वर्षों में इन्फ्लेशन था 8% प्रतिशत के, भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्षों के शासन में 5% की दर से, तो कंपैरेटिवली 3% का ड्रॉप डिक्रीज है। रही बात आपने जो सस्टेनेबिलिटी की 80 करोड़ लोगों के राशन की कर रहे, तो नवीन जी हम एक कोविड की विभीषिका से गुजरे हैं। 2 वर्ष लगभग भारत कोविड की विभीषिका में थे और उस समय ये योजना लाई गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम कोई पॉलिसी लाते हैं, कोई एक नीति अपनाते हैं, तो एक सस्टेनेबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट देश मानता है और सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट की वजह से उन 80 करोड़ लोगों को उन वापस वो कोविड की विभीषिका के दांत में जिनके खाने के वास्तव में तकलीफ थी, उन लोगों को सस्टेनेबिलिटी के लिए 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाए। दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि आज हमारे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम भरे,
उनके जमाने में यूपीए के शासनकाल में, उसके पूर्व से भी कांग्रेस के शासनकाल में, वो अनाज जो जाता था, जो एफसीआई के गोदामों में सड़ जाता था, वो देश के गरीबों में या देश के मध्यम वर्ग तक के कभी पहुंच नहीं पाता था। आज वो 80 करोड़ लोग गरीब नहीं है नवीन, वो 80 करोड़ लोगों को दो महत्वपूर्ण कारण है, एक तो सस्टेनेबिलिटी का, और दूसरा कि एफसीआई के गोदामों में हमारे अगर राशन पड़ा है, वो राशन देश के मध्यम वर्ग के, गरीब वर्ग के काम में आ रहा है। तो मुझे लगता है इस पर राजनीति करना ये बेमानी है। दूसरी सबसे बड़ी बात, रोशनी जी को यह समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने ही अपनी विकास की बात रखते, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, आपके मनमोहन सिंह जी 10 वर्ष भारत के प्रधानमंत्री थे, हम लोगों के भी प्रधानमंत्री थे। मध्य प्रदेश में केवल 7 बार आए हैं और 14,000 करोड़ की मध्य प्रदेश को सौगातें दी है। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में वो 44 बार से अधिक मध्य प्रदेश आए हैं, 7 लाख करोड़ की मध्य प्रदेश को सौगातें दी गई। तो ये सब कंपैरेटिव एनालिसिस करके हम डिबेट में बैठेंगे तो मुझे लगता है रोशनी जी जैसे प्रवक्ताओं के साथ में हम तार्किक बातें कर सकते हैं। अंतिम प्रतिक्रिया ले लेता हूं सर। दोनों तरफ आरोप प्रत्यारोप हैं, लेकिन जो बहुत अर्थव्यवस्था के बहुत जटिल शब्द हैं वो जनता नहीं समझ पाती। जनता समझती है आय, और जनता समझती है व्यय, और जनता समझती है बचत। ज़रूरत में रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया कराना निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, क्योंकि जब इंदिरा आवास योजना थी तो मकानों की संख्या बहुत नील थी, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत अच्छे से मकानों की संख्या बढ़ी और लोगों को मिले भी हैं। लेकिन मूल चीज़ वही है कि जब तक कि लोगों के पास पैसा नहीं होगा, बाकी सारी बातें खोखली हैं। पैसा होगा गाँव में तो गाँव के लोग उत्सव धर्मी होते हैं, शहरों से ज़्यादा खर्च करने की क्षमता रखते हैं। उनका अपना जो एक्सपेंडिचर रूटीन है वो शहरों से कई सौ गुना है। वो बचत की सबसे बाद में सोचते हैं। तो गांव में पैसा आएगा तो पूरे देश में पैसा आएगा। तो रुख तो गांव की तरफ करना पड़ेगा। ठीक है, उस समय पे समस्या थी, छोटे छोटे रोजगार बंद हुए, तो एक सपोर्ट सिस्टम देने की ज़रूरत है। लेकिन ये वैसाखियों से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना ही पड़ेगा, खासकर जो भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के ये भी एक मूल एजेंडे में था। जैसे राम मंदिर था, 370 थी, तो ये आत्मनिर्भरता भी उस एजेंडे में थी। क्या कहेंगे? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये ठीक है कि राम मंदिर का मुद्दा होना चाहिए। राष्ट्र और संस्कृति की जो पहचान है वो उसकी परंपराएं हैं, और जो लोगों ने प्राण अगर दिए हैं स्वतंत्रता आंदोलन में, तो स्वत्व के जागरण के लिए प्राण दिए हैं, तो वो संघर्ष बहुत आवश्यक है। राम मंदिर बहुत आवश्यक है, और राष्ट्र की नीति, सांस्कृतिक जागरण भी आवश्यक है। लेकिन इसके साथ साथ मैं सहमत हूँ आपसे कि ग्राम विकास का काम जरूर होना चाहिए। और जिस तरीके से अब परिस्थितियाँ बदल रही हैं, उस परिस्थिति में कहीं ना कहीं व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा। भारत अगर विश्व गुरु रहा है तो कहीं ना कहीं वन और ग्राम संपदा के आधार पर विश्व गुरु रहा है। हमारे यहाँ जो 64 प्रकार की कलाएं हैं, वो 64 प्रकार की कलाओं का निर्माण गाँव में होता था, और वो यहाँ से जाते थे और उससे निर्यात होता था, और उससे बदले में सोना आता था। तो सोने की चिड़िया अगर हम थे तो ग्रामों के आत्मनिर्भरता के कारण, ग्राम विकास के कारण और गांव की समृद्धि के कारण हुआ करते थे। क्योंकि औषधि देखें तो वो गांव और वन में मिलेगी, फल गांव और वन में मिलेंगे, अनाज फल गांव और वन में मिलेगा। इसके अलावा ये जो कलाएं हैं, टेबल का निर्माण है, हल का निर्माण है, मकानों के निर्माण है, ये जो आज के आधुनिक दौर में देख लें कंप्यूटर के निर्माण है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि वो ये आगे चल कर के ये जो जमाना आ रहा है, ये मनुष्य का काम मशीनें कर रही हैं, तो मनुष्य बेरोजगार हो रहा है। अब मशीनें इंटेलिजेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, तो अब डॉक्टर रोबोट ऑपरेशन करने लगे हार्ट का, ये मैंने खबर पढ़ी। तो ऐसी स्थिति में हमारे नौजवानों के सामने वैकल्पिक व्यवस्था क्या है, इस बात का समाज में जागरण का एक वातावरण बनना चाहिए। ये कोई सरकार नहीं कर सकती, ये समाज का जागरण, युवाओं को इस बात का जागरण होना चाहिए कि उनको अपने वैकल्पिक राय ढूंढना है। मशीनें अगर इंसान का काम करेंगी तो मोटे तौर पर इंसान उसमें बेरोजगार होगा ही। तो स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता ग्राम की और व्यक्ति की, इस पर जोर दिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी आए, भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर और इंडी अलायंस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने भी भरपूर प्रतिकार किया, लेकिन सवाल जनता का है, आंकड़ों में महंगाई घटी है, रघुआ की बनियान फटी है। तू में राजनीति है, मानवता की बात घटी है। तो ठीक है,
राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है, बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन बात रोटी कपड़ा मकान से आगे रोजगार और आत्मनिर्भरता की भी है, सक्षमता की भी है। जब देश का हर व्यक्ति सक्षम होगा, प्रति व्यक्ति आय की बात है, प्रति व्यक्ति हाथ में अन्न तो पहुंच रहा है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय की बात है, उसकी खरीदने की क्षमता की बात है। तो वो क्षमता अगर बढ़ेगी तो सरकारें किसी की भी हो, देश की समृद्धि सुनिश्चित है। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।